हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाइज, आज हमने 20 दिसंबर 2020 में जो करंट अफेयर को डिस्कस करना चाहिए उसको लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जितने लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, एनटीपीसी आरआरबी का, उन सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करके आएंगे। दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, बिल्कुल अच्छा पेपर जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट ऑफ करंट अफेयर, आरबीआई ने केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आय, पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन तथा कर्ज के प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया है। तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि केरल में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर किस बैंक ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई जो है एक मैनेजिंग बॉडी है ना, पूरे बैंक का बाप है ना, तो वही जुर्माना लगा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च 2019 को स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच की गई थी, जिससे पता चला कि बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया था। इसके बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया था कि आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन ना करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। उसके बाद अगला करंट अफेयर पेटीएम से रिलेटेड है। पेटीएम ने मर्चेंट के लिए लॉन्च की 24x7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सुविधा। तो आइए जान लेते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम ने हाई वैल्यू लेन देन करने वाली कंपनियों का सहयोग करने के लिए 24x7 आरटीजीएस सुविधा की शुरुआत की है। यह कारोबारियों को, कर्मचारियों, विक्रेताओं और साझेदारों को थोक और जल्द पैसे ट्रांसफर करने में सक्षम बनाएगा। इस सुविधा से मर्चेंट पेटीएम पेआउट्स के एपीआई और बिजनेस पेटीएम डैशबोर्ड के माध्यम से बैंक खातों, यूपीआई और पेटीएम वॉलेट्स में तुरंत बड़ा भुगतान कर सकते हैं। पेटीएम पेआउट एकमात्र सेवा प्रदाता है जो वॉलेट, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी एंड आरटीजीएस के माध्यम से चौबीसों घंटे पैसे ट्रांसफर की आसान सुविधा देता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरटीजीएस सुविधा 24x7 किए जाने के फैसले के बाद कंपनी ने यह घोषणा की है कि यह सेवा समय और संसाधनों की बचत करती है और यह एसएमई और बड़े उद्यमों के लिए फायदेमंद है जो इसका उपयोग स्वचालित भुगतान तंत्र को अपनाने के लिए करते हैं। अब उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है, पेटीएम का हेडक्वार्टर मुख्यालय नोएडा यूपी और पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा। फिर से एक न्यूज़ आई है यूपी की तरफ से। कानपुर 5850 करोड़ रुपए के 5850 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित करेगा मेगा लेदर पार्क। सॉरी, कानपुर में 5850 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा मेगा लेदर पार्क। तो हाल ही में मेगा लेदर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो वो है कानपुर। तो कानपुर के रमईपुर गांव में 5850 करोड़ रुपए के निवेश से मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। पार्क मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा। इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से मंजूरी मिली है। मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगी। अब कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ यूपी लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का
पहला राज्य बन जाएगा। तो मेगा लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। तो चमड़े के पार्क को प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए इसमें एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। पार्क में इकाइयां स्थापित करने के लिए निवेशकों को 4,000 वर्ग मीटर से लेकर 10,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी के राज्यपाल जो है वो है आनंदी पटेल जी, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, CAS ने मॉरिशस की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कुने पर 2 साल का लगाया बैन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, फुल फॉर्म क्या होगा? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने मॉरिशस की बैडमिंटन खिलाड़ी कैट जेसिका फू कुने पर डोपिंग नियमों उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। फू कुने को नाइजीरिया के पोर्ट हरकोट में 2019 अफ्रीकी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के दौरान एक प्रतिबंधित स्टेरॉयड का सेवन करने का पॉजिटिव टेस्ट पाया गया, लेकिन बैडमिंटन विश्व महासंघ के पैनल ने माना था कि फू कुने की कोई गलती नहीं है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हालांकि CAS ने 27 वर्षीय खिलाड़ी के उस दावे खारिज कर दिए जिसमें उन्होंने कहा था कि नाइजीरिया में 2019 में खेली गई अफ्रीकी चैंपियनशिप के दौरान किसी ने जानबूझकर अपनी पानी की बोतल में एनाबोलिक स्टेरॉइड मिला दिया था। लेकिन CAS ने मॉरिशस की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कुने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट अध्यक्ष जॉन कोट्स। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया से रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। तो दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दुबई में 21 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के दौरान टाटा समूह के अध्यक्ष एमिरेट्स को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको? रतन टाटा जी को। अब दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर का उद्घाटन अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य अन्य देशों में व्यापार के अवसरों का एक साथ दोहन करना और त्रिपक्षीय सहयोग विकसित करना है। अब SBI जनरल इंश्योरेंस, सुरक्षा और भरोसा दोनों। SBI जनरल इंश्योरेंस और इंटरसिटी रेल यात्री ने 5 लाख तक यात्रा कवर प्रदान करने के लिए की साझेदारी। देख लेते हैं क्या है ये। SBI जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों के टिकट पर 5 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ साझेदारी की है। टिकट खरीदने पर ही यात्रा कवर की जाएगी। इस साझेदारी के तहत SBI जनरल इंश्योरेंस आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता और चिकित्सा सहित कई प्रकार का कवरेज प्रदान करेगा। अब उसके बाद उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है SBI जनरल इंश्योरेंस CEO है PC कांडपाल और इंटरसिटी रेल यात्री CEO है मनीष राठी। इतना डीपली कभी पूछता नहीं है, ओके, बट हमें पता होना चाहिए। उसके बाद गोवा लिबरेशन डे दिसंबर 19, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, ये अभी जस्ट इम्पॉर्टेंट डे की लिस्ट में है दिसंबर के, तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गोवा मुक्ति दिवस कब का बोल रहा है ये? 19 दिसंबर। अब ये
क्यों मनाया जाता है, कैसा कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो गोवा लिबरेशन डे भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। कब की बात है ये? 1961 में। किसके हाथों से? पुर्तगाल के 450 वर्षों के शासन के बाद। गोवा मुक्ति दिवस को गोवा में कई आयोजनों और उत्सवों द्वारा चिन्हित किया जाता है। हालांकि इस बार महामारी के कारण उत्सवों की ना होने की उम्मीद है। आज के दिन राज्य के 3 अलग अलग स्थानों से लोग मशाल प्रज्वलित करके आज़ाद मैदान में पहुंचते हैं। थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। पुर्तगालियों ने 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन स्थापित किया था, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक भारत में पुर्तगाली शासन केवल गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और अंजदीवा द्वीप तक सीमित रह गया था। गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसने गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की, छोटे पैमाने पर विद्रोह के साथ शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तब भी गोवा में पुर्तगाली शासन था। इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा और अन्य भारतीय क्षेत्रों से अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया था। पुर्तगालियों के साथ असफल वार्ता और असंख्य कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि अब सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प होगा। तो 18 दिसंबर 1961 से 36 घंटे तक सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के हमले शामिल थे। तो गोवा फेडरेशन डे में कौन सा अभियान चलाया गया था? वो है ऑपरेशन विजय, जिसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना के हमले शामिल थे। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो है गोवा की राजधानी पणजी और गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लिया या घोषणा की? तो पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने संन्यास लेने के अपने फैसले के पीछे का कारण मैनेजमेंट द्वारा मानसिक यातना, मेंटल टॉर्चर को बताया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर ने जुलाई 2009 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। अपने वनडे डेब्यू के बाद उसी महीने में आमिर ने अपने 10 ओवरों में 45 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जो उनके स्टार करियर की शुरुआत थी। हालांकि उन पर करियर के दौरान सलमान बट और मोहम्मद आसिफ के साथ मैच फिक्सिंग के आरोप लगते रहे हैं। उसके बाद आईसीआरए ने फिस्कल ईयर 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.8% तक की गिरावट का जताया अनुमान। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आईसीआरए ने फिस्कल ईयर 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट गिरावट का अनुमान जताया? तो कितना? 7.8%। तो घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी आने की संभावना जताई है, जिसके कारण वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में 7.8% तक की गिरावट का अनुमान जताया है। अब यूएनईपी द्वारा भारत के विद्युत मोहन को चुना गया यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, किसको? विद्युत मोहन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का विजेता घोषित किया गया है। 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी द्वारा वैश्विक निर्माताओं को अभिनव विचारों और महत्वाकांक्षी
कार्रवाई का उपयोग करके विश्व की कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में से एक हैं। यह पुरस्कार 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है। तो यूएनईपी के द्वारा भारत के किस युवा को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ दिया गया? वो दिया गया विद्युत मोहन जी को। उसके बाद विद्युत मोहन जी के बारे में कुछ देख लेते हैं हम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विद्युत मोहन एक इंजीनियर है, टकाचार के सह संस्थापक है, जो एक सामाजिक उद्यम है जो किसानों को अपने अपशिष्ट खेत अवशेषों पराली को खुले में जलाने से रोकने और उन्हें सक्रिय कार्बन जैसे मूल्यवर्धित रसायनों में परिवर्तित करके अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है। अब देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को मिला 111वां स्थान। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 दुनिया भर में नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में 111वें स्थान पर रखा गया है। साल 2019 में भारत को सूचकांक में 94 स्थान पर रखा गया था। मतलब हालत बहुत खराब है। पहले 3 पायदानों पर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग पर ने कब्जा जमाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सूचकांक में एक साथ 17वें स्थान पर है। युद्धग्रस्त सीरिया को सूची में अंतिम स्थान पर रखा गया है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 111वें स्थान पे है भारत। उसके बाद भारत से जुड़े तथ्य, भारत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 10 में से 6.30 और आर्थिक स्वतंत्रता में 6.56 का स्कोर किया है। देश का समग्र मानव स्वतंत्रता स्कोर 6.43 रहा। हालांकि भारत को चीन और बांग्लादेश से आगे स्थान दिया गया है और क्रमशः 2020 सूचकांक पर 129 और 139वें स्थान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में, मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा में प्रकाशित किया गया है। सूचकांक 2008 से 2018 तक 162 देशों को रैंक करने के लिए व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। संस्थानों द्वारा कहा गया कि दुनिया ने 2008 के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता में काफ़ी गिरावट देखी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एडीबी एशियन विकास बैंक की तरफ से है। एडीबी और भारत ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर। तो एशियाई विकास बैंक ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क को अत्याधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अपग्रेडेशन राज्य के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण नेटवर्क सुधार परियोजना को दी गई ऋण की यह पहली किस्त है। तो किस बैंक ने बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा बैंक है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। उसके बाद परियोजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुल 2 किस्तों वाली इस परियोजना के लिए $430 मिलियन की मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाने के लिए बेयर कंडक्टरों से एरियल बंडल कंडक्टरों तक ग्रामीण लो वोल्टेज वितरण लाइन के 65,000 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी, जिससे 46,000 गांवों के लगभग 70 मिलियन लोगों को लाभ होगा। ओके, तो गाइस आज का हमारा ये करंट अफेयर का पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से आप सभी लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट कहता हूँ एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए मोटिवेशनल कोट्स है, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, और जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। तो बहुत सारे संदेश इस
छोटे से कोट्स में है, समाहित है। तो आप जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। तो अगर ये छोटा सा प्रयास करंट अफेयर का पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।